जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि ये ईरान वार के 3 डिमेंशंस हैं, एक जियोपॉलिटिकल, दूसरा रिलीजियस और तीसरा जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन एस्पेक्ट। और आपने देखा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ग्लोबल सप्लाई चेन एस्पेक्ट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये डोमिनेट कर लेगा बाकी सब इश्यूज़ को। तो आप देख लें कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो कि स्टेट ऑफ हार्मुज से लगा हुआ है कि बेसिकली ये सारा का सारा कॉरिडोर्स का मसला है। अब चाइना ने 8 डिफरेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डेवलप किए हैं, 8 जो कि बेसिकली लॉजिस्टिक्स राहदारियां हैं। चाइना के गुड्स एंड सर्विसेज को पूरी दुनिया में टाइमली पहुंचाती भी हैं और साथ उनको रॉ मटेरियल भी वहाँ पहुंचाती हैं। तो आप देखें, अब दुनिया में जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लें, अगर आप प्रोडक्शन को सही टाइम पे सही कास्ट में सही जगह पर ना पहुंचा सकें तो आप ग्लोबल सप्लाई वीक है, अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते, आपकी गुड्स खराब हो जाएंगी, आपको कोई नहीं लेगा। तो इसलिए सप्लाई चेन की डेफिनेशन ये है कि गेटिंग द राइट गुड्स एट द राइट टाइम विद द राइट प्राइस। तो बेसिकली अगर आपके पास ये इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होंगे, ये राहदारियां नहीं होंगी, ये लॉजिस्टिक्स नेटवर्क नहीं होंगे, वो चाहे पानी के हैं, चाहे रोड के हैं, चाहे रेल के हैं, चाहे अंडर सी हैं, बाय एयर हैं, दे हैव टू बी वेरी क्लियर। वो बड़ी जरूरी है कि आपको उस पर डोमिनेंस हो। तो चाइना ने ये बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी और उन्होंने ये अपने कॉरिडोर्स बनाए। तो अब बेसिकली अमेरिका चाह रहा था कि हमारे अपने तो कॉरिडोर कोई नहीं है, तो हम ईरान पे अगर कब्जा कर लेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें एक रिलीजियस रंग भी है, उसमें जियोपॉलिटिकल रंग भी है, उसमें एम्पावरमेंट भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें लैंड ग्रैबिंग भी है और उसमें इजराइल की खन्नासियत है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा कर लें और ये हमारा बिब्लिकल राइट है, ये हमारा गॉड गिवन राइट है। तो ये उनकी ये सोच है और फिर उस सोच को पूरा करने के लिए ये बड़ी देर से लगे हुए हैं। एक वो आज की बात नहीं है और इसके बारे में डॉक्टर इसरार साहब बात करते रहे हैं। डॉक्टर इसरार साहब की बड़ी अच्छी विजन थी क्योंकि उनकी स्टडी अच्छी थी और आपकी भी विजन अच्छी हो सकती है अगर आपकी स्टडी अच्छी हो। अगर आपने तारीख को पढ़ा हो तो आप फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने तारीख बगौर मुताला किया था, उन्होंने इल्लामा इकबाल का बड़ा बगौर मुताला किया था, उन्होंने रिलीजन का और पर्टिकुलरली सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान मजीद का बहुत अच्छी तरह अर्करेजी की हुई थी। तो इसलिए वो फ्यूचरिस्टिक बातें कर सकते थे और अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप भी वो उतनी स्टडी करें। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह भी कितने फ्यूचरिस्टिक थे, कैसे कैसी बात उन्होंने की क्योंकि उनको भी कुरान का शगफ था और हिस्ट्री का शगफ था। अगर आपको हिस्ट्री की समझ हो और आपको कुरान का शगफ हो तो फिर आपको फिलासफी भी आती है, आपको फ्यूचरिस्टिक विजन भी होती है और आप चीज़ों को प्रोडिक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, बात यह है कि ईरान को वो ग्रैब करना चाह रहे थे ताकि वो अपनी पूरी सप्लाई चेन पे कंट्रोल कर सके। देखें, एप्स्टीन ने जो कहा था, उसने कहा कि सबसे ज़्यादा डेंजरस इमरान खान है, तो उसको न्यूट्रलाइज किया। फिर उन्होंने कहा कि खामनाई जो है वो दूसरे नंबर पे है, उनको शहीद कर दिया। आप देख लें 31 जुलाई 2018 की उसकी जो टेक्स्ट है एप्स्टीन की जो वो कर रहा है और उसमें वो लिख रहा है कि अगला नंबर जो है वो उर्दुआन का उसने दिया हुआ। और आप देख लें कि उर्दुआन जो है वो अब ये बात हो रही है टर्की की और उर्दुआन की और खुल्लम खुल्ला कि जो इजराइल के पार्लियामेंटेरियन है, पॉलिटिशियंस हैं, सेहूनी लाबी है और नेतन्याहू तो करता ही है कि वो उर्दुआन के खिलाफ और टर्की पे हमला करने की बात कर रहे हैं। तो बात यह है कि ईरान इस वक्त एक बहुत बड़ी कीमत भी चुका रहा है और बहुत बड़ी कुर्बानी भी दे रहा है, क्योंकि अगर ईरान इस रास्ते में खड़ा नहीं हुआ तो जंगल का कानून होगा, कोई इंसानियत का कानून नहीं होगा। इसमें सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, इंसानियत ही नहीं होगी। यानी जिसकी जो मर्जी है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है और वो आके जिसकी मर्जी भैंस चुराए, उसको रोकने के लिए जरूरी है कि ईरान अपने पांव पे खड़ा रहे। कि आप क्या ख्याल में, चाइना जो इतनी राहदारियां बनाई हुई हैं और दुनिया जान में उसने अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी है, तो आपका क्या ख्याल है कि चाइना आराम से बैठा रहेगा और फिर रशिया जिसने अपना तेल महंगा बेचना है वो खामोशी से बैठा रहेगा? तो अब बेसिकली जो वार्स होती है ना, उसमें कोई एक पार्टी अनफॉर्चुनेटली लूज करती है और कोई विन करती है, कोई पैसे बनाता है, कोई पैसे गवाता है। तो बात यह है कि ईरान ने देखें कि क्या पैसे बनाए हैं और अमेरिका और इजराइल ने क्या पैसे गंवाए हैं। आज तक अमेरिका ने जितनी वार लड़ी है ना, उसमें उन्होंने पैसे बनाए हैं। तो वार इकोनॉमी पे उन्होंने पैसे बनाए हैं, क्योंकि वार जब होती है तो वो लोगों से इधर उधर से ऑफ कोर्स पैसे लेते हैं, बता लेते हैं। सऊदी अरब से बिलियंस ऑफ डॉलर लेते हैं, बाकी जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे पैसे लेते हैं और उनकी सिक्योरिटी के नाम से उनसे पैसे लेते हैं। तो बात खुल के सामने आ गई है ना कि सिक्योरिटी किस चीज का नाम इन्होंने रखा हुआ है, यानी कि पूरे गल्फ को बुचर करके रख दिया इजराइल की सिक्योरिटी के लिए। ये किस किस्म की सिक्योरिटी है? आपके ख्याल में क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि अगेन, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, आपने
बनज़रे अमीक चीज़ों को देखा हो और आप कुरान को और हदीस का मुताला करते हो तो आपको स्टडी करने में, प्रेडिक्ट करने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। देखिए इंशाअल्लाह ताला ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा, आप देख लीजिएगा। वो इसलिए कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि रशिया और चाइना ईरान को पीछे हटने दें, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों की एब्सोल्यूट तबाही है अगर ईरान पीछे हट जाता। तो आप ट्रंप को देखें कि ट्रंप अपनी खिफत बचाने के लिए मदद मांग रहा है चाइना से और रशिया से। क्या मैं कुर्बान जाऊं इस सादगी पे? तो बेसिकली तो वो उनके साथ अंदर ही अंदर में डील कर रहा है कि भाई मुझसे तुम ये ले लो, मैं ये चीज़ें कर देता हूँ, लेकिन तुम जो है ये ईरान का जो मसला है हमारी खिफत बचा लो। लेकिन कैसे हो सकता है? कितना कुछ अमेरिका दे सकेगा रशिया और चाइना को? क्या उनकी टोटल इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उनको वापस दे सकेगा? उनकी सप्लाई चेन डोमिनेंस उनको वापस दे सकेगा? उनकी प्रोडक्शन उनको वापस दे सकेगा? उनकी इकोनॉमीज उनको वापस दे सकेगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो इसलिए चाइना और रशिया तो किसी सूरत भी ट्रंप की बात नहीं मानने वाले। फिर ट्रंप साहब गए यूरोप में और ब्रिक्स में। तो आपको पता है कि जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है और फिर अब ये आर्टिक कंट्रीज का इजलास हुआ है जिसमें कनाडा और नॉर्वे, नॉर्वेजियन कंट्रीज और वो है, उन्होंने क्या क्या बातें सुनाई हैं। तो बात ये होती है कि टैक्टिकल निगोशिएशन जिसमें आप गंगू करके लोगों को डरा के धमका के आप निगोशिएशन करते हैं। देखें 3 तरह की निगोशिएशन होती है। टैक्टिकल जिसमें आप लोगों को डरा के धमका के काम करते हैं। फिर होती है टेक्निकल, यानी आप एक मेथड, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और नंबर्स को फॉलो करते हैं। आप देखते हैं कि किसका इंटरेस्ट किस में है, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, तो इसे कहते हैं टेक्निकल निगोशिएशन, यानी हिस्सा बकदरे जुस्सा बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और तीसरी होती है स्ट्रेटेजिक निगोशिएशन। ट्रंप साहब करते हैं टैक्टिकल निगोशिएशन। वो लोगों को डरा धमका के अपनी मर्जी चलाते हैं। वो कहते हैं बकरे की माँ कितनी देर खैर मनाएगी, तो कितनी देर तक ये कर सकते हैं इस तरह? ऑफ कोर्स ज्यादा देर तक तो नहीं कर सकते। तो इनको जरूरी था कि वो अलाइन करें। तो अब ट्रंप ने कोशिश की है कि वो अलाइन करे चाइना के साथ, रशिया के साथ, मिडिल ईस्ट रियासतों के साथ। तो ये तो अलाइनमेंट तो आपने तबाही कर दी। आपने साबित कर दिया कि जो भी आपके साथ अलाइन होता है आपके साथ उसके साथ धोखा करते हो। तो अगर आपका ट्रस्ट ही नहीं है, लोग आपके साथ डायलॉग करने जाते हैं, आप उन पे बम गिरा देते हैं। लोग आपको सऊदी अरब $1 ट्रिलियन देता है अमेरिका को साल का, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे, फिर बिजनेस के नाम पे। तो अभी जब ट्रंप आया था तो उसने कहा, तो उन्होंने $1 ट्रिलियन के उनका बिजनेस की डील भी की। तो आपका क्या ख्याल है कि सऊदी अरब को अगर थोड़ी सी, इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब ईरान को पसंद नहीं करता, बहुत सारी गल्फ स्टेट जो है वो ईरान को पसंद नहीं करती, लेकिन बात यह है कि अगर अमेरिका इस वार में खुला जीत ना सका और वो इनकी हिफाजत भी ना कर सका, तो आपका क्या ख्याल है फिर क्या करेंगे? मरता क्या ना करता, गल्फ कंट्रीज क्या करेंगे? वो अलाइन करेंगे चाइना के साथ। उनको ईरान के साथ अलाइन नहीं होना, वो चाइना और रशिया के साथ अलाइन करेंगे। जब वो चाइना और रशिया के साथ अलाइन करेंगे तो पेट्रो डॉलर का क्या बनेगा? चाइनीज येन में जो है वो ट्रेड होगी। अभी भी वो साहब ये कह रहे हैं कि अगर चाइनीज येन में ट्रेड करनी है तो ऑयल एंड गैस गुजार लो। तो आपको पता है कि ये कितनी बड़ी ट्रेड सप्लाई चेन इशू है ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज है। और ये कहते हैं जी हम स्टेट ऑफ हार्मुज पे कब्जा कर लेंगे। आपको अंदाजा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज के नीचे ईरान ने टनल बिछाए हुए हैं और वो यूज कर रहे हैं चाइना और रशिया का सिस्टम। और वो चाइना और रशिया का अगर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो आपके जो जीपीएस सिस्टम से जो टमाहाक क्रूज मिसाइल काम कर रहे हैं उनको तो वो ब्लाइंड कर रहा है। यानी कि जो चाइना का बेडू सिस्टम है दैट्स वो ज्यादा ताकतवर है और वो ऑलमोस्ट अंधा कर देता है अमेरिका के जीपीएस सिस्टम को। और वो लगता ऐसा है जैसे कोई फ्रेंडली फायर हो रहा है, जैसे कोई फ्रेंड का किसी अपना ही जो है वो मिसाइल आ रहा है या अपना ही कोई सिग्नल आ रहा है, तो वो होता बेसिकली दुश्मन का मिसाइल है। तो इसी तरह 3 या 5 जहाज गिरे हैं और वो ये समझते रहे कि ये तो हमारा को अपना सिग्नल है, फ्रेंडली सिग्नल है, लेकिन बेसिकली उसने जहाज को तबाह कर दिया। इससे पेशतर कि उनको पता चले वो जहाज तबाह हो जाता है। तो आप ये देखें कि ईरान ने अभी तक वो मिसाइल यूज ही नहीं किए जो उन्होंने नहीं बनाए हैं। इट्स वेरी, जो मिसाइल यूज कर रहे हैं अगर उनका ये हाल है तो जो अगर वो नए मिसाइल यूज करेंगे तो फिर क्या होगा? तो अब अमेरिका किसी भी तरीके से चाह रहा है, 2 ही ऑप्शन है, एक ये है न्यूक्लियर ऑप्शन और दूसरी ये है कि किसी न किसी तरीके से कोई तीसरा फरीक इनकी सुलह कराए, क्योंकि आपस में तो ट्रस्ट बिल्कुल है ही नहीं। और चाइना और रशिया किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिका की इस खित्ते की सप्लाई चेन पे डोमिनेंस हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिका की डोमिनेंस हो गई तो फिर आप ये समझ लें कि चाइना और रशिया की इकोनॉमी को तो खैर बात कहें। तो इसलिए ये वार एक्चुअली ईरान अमेरिका इजराइल की वार नहीं है, ये एक्चुअली
चाइना, रशिया, ईरान और अमेरिका इजराइल की वार है अगेंस्ट, और यूरोप जो है वो भी टिल्ट होने को है, ये देख लीजिएगा आप। और बहुत सारे कंट्रीज टिल्ट होंगे और उसके बाद ये गल्फ भी सारा टिल्ट होने को है। तो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये मुझे बड़ी तकलीफ है कि ट्रंप ने पूरे यानी अमेरिका का फ्यूचर दाव को पे लगा दिया। जो सप्लाई चेन का जोल्ट आ रहा है ना, ये जोल्ट अगले 10 से 20 साल तक, अगर आज जंग खत्म हो जाए, बाय द वे जंग खत्म जल्दी हो जाएगी, और मैंने समझता कि न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हुई। उसकी वजह सुन ले, उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल की तो आपका क्या ख्याल है कि फिर बाकी कंट्रीज क्या करेंगे? सो इट्स अनफॉर्चुनेटली दैट वुड बी अ वर्ल्ड वॉर, एंड आई डोंट थिंक अमेरिकन पब्लिक is ready for the world war or for the nuclear option. इस वक्त जितनी अमेरिकन पब्लिक स्प्लिट है कभी नहीं किसी वार में हुई, और इस वक्त ये पहली बार है कि अमेरिका को एक्चुअली पैसे लगाने पड़ रहे हैं बजाय इसके कि वो पैसे बनाए। पहले ये होता था कि अमेरिका वार के लिए जाता था, कोई ना कोई कंट्री उसको फाइनेंस करता था, कभी सऊदी अरब, कभी इराक, कभी कुवैत, कभी कोई और कंट्री, कभी यूरोप। ये पहली जंग है जिसमें अमेरिका को कोई फाइनेंसियर नहीं मिला, तो फाइनेंस भी उनको खुद करनी पड़ रही है, और बड़ी महंगी है। कहाँ 3 से 10 मिलियन का एक क्रूज और कहाँ $50,000 to $100,000 का एक क्रूज है ईरान का। अब अंदाजा लगाएं, ईरान का $50,000 to $100,000 का क्रूज है, और वो भी पुर्जे चाइना से और रशिया से ही ले रहा है। और बाय द वे अमेरिका में भी जो क्रूज बनते हैं ना, उसके भी पुर्जे बहुत सारे चाइना से ही आते हैं, रशिया से नहीं लेकिन चाइना से आते हैं। तो अब अंदाजा लगाएं कि ये कैसे हो सकता है कि यानी ईरान पीछे हट जाए, क्योंकि एक तो यह है कि ईरान की अपनी बका का मसला है, वो अपनी बका के लिए पीछे नहीं हटेंगे। चाइना रशिया की अपनी सप्लाई चेन का मसला है, वो अपनी सप्लाई चेन और इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता पीछे हटे। और बाकी रह गया मसला इजराइल का, तो इजराइल तो अपने तौर पे कभी किसी सूरत स्टैंड ही नहीं कर सकता। इजराइल ने जितनी पीक अपनी देखनी थी वो देख ली, और अब इजराइल के अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन का टाइम आ गया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की ब्रूटल किलिंग की है, पूरी दुनिया में उनके ऊपर थू थू हो रही है और कोई उनके साथ स्टैंड करने को तैयार नहीं है। और जो स्टैंड करता है, कल आपने आर्कटिक कंट्रीज की मीटिंग में भी देख लिया, उनको भी जो है वो बुरा भला कहा जाता है। और साथ ही ट्रंप साहब ने अपना पंगा जो है वो नॉर्वे में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड पे भी खड़ा किया हुआ है। इसी तरह पूरी दुनिया में उसने अपने पंगे खड़े किए, अमेरिका में अपना पंगा खड़ा कर लिया है, फिर ट्रेड वार ने, टैरिफ वार जो शुरू की हुई थी। तो ये सारे मामले में मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने एक्चुअली ट्रंप को सपोर्ट किया था, आई एम शेमफुल। मेरा ये ख्याल था कि ये बड़ा बिजनेसमैन बंदा है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इसने सब बिजनेसमैनों की भी नाक रगड़वा के रख दी कि था तो ये बिजनेसमैन, लेकिन ये आ गया टोटली नेतन्याहू के नरगे में। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली इसने अमेरिका को भी 10-20 साल पीछे कर दिया है, और पूरी सप्लाई चेन को भी 10-20 साल का जोड़ दे दिया है, और पूरी दुनिया के लोग प्राइस हाइक्स देखेंगे। अब आखिरी बात की तरफ आ जाएं कि अलाइनमेंट कौन कराएगा, ट्रस्ट थर्ड पार्टी कौन होगी। और मैं समझता हूँ काश इमरान खान बाहर होता तो दैट वाज गोइंग टू बी द बेस्ट पर्सन, बट बेस्ट लीडर, एक ऐसा बेहतरीन लीडर जिसपे सारे ट्रस्ट करते हैं। चाइना ट्रस्ट करता है, रशिया ट्रस्ट करता है, और अमेरिकन भी ट्रस्ट करते हैं। जैसे उसने अफगानिस्तान वार से ट्रंप को निकाला था, वैसे वो इस वार से भी इसको निकाल सकता था। और मैं ये कहूंगा कि अभी भी इट्स नॉट टू लेट, देयर इज नोबडी एल्स, कोई और बंदा है ही नहीं इस तरह का जिसपे इस तरह का ट्रस्ट हो, और जिसको मुसलमान भी माने। ऐसा लीडर तो होना जिसको मुसलमान भी माने, क्योंकि मामला तो मुसलमानों के साथ है और उन्हीं के साथ अलाइन कराना है, और पर्सनल गारंटी जिसकी हो। अब ईरान के पास अगर जाए शहबाज शरीफ तो उसकी बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। इमरान खान जाए तो फिर डेफिनेटली सुनेंगे। इसी तरह सऊदी अरब के पास इमरान खान की बात डेफिनेटली सुनेंगे, उर्दुआन डेफिनेटली सुनेंगे, और इजराइल तो नहीं सुनेगा। लेकिन इजराइल को अब कौन पूछता है? अब असल बात तो अमेरिका की है, और अमेरिका को चूंकि अपनी इज्जत बचानी है, और अगर इमरान खान उसकी इज्जत बचाने का कोई तरीका कर देगा तो वो उसकी बात सुनेगा। तो इसलिए वमकरू मकर अल्लाह है वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक प्लान इंसान बनाते हैं, एक मेरा अल्लाह बनाता है। आप कोई पता नहीं है कि ट्रंप खुद ही चाहे कि इमरान खान दरमियान में आए, क्योंकि उसको पता है कि ये वो मुसलमान है जिसकी कोई बात मानता है। लेकिन इमरान खान तो मुसलमानों को बेचेगा नहीं, वो तो जो बात करेगा वो मुसलमानों की खलासी कराएगा इनसे। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह को ऐसे मंजूर है, मेरा विजदान तो कह रहा है कि अल्लाह को ऐसा मंजूर है, तो अब इनको खान साहब की मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे। और आप देखेंगे बहुत ज्यादा डार्कनेस होती है ना, उसी के बाद लाइट आती है। तो ये आप डार्कनेस जो पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, अदालतें भी बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं, कोई असूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। लोग जो है वो अदालतों की तरफ जाना भी नापसंद करते हैं। एतजाज हसन जैसे बंदे को किस तरह उन्होंने जवाब दिया और
और किस तरह वन ऑन वन उसको कहा, तो बेसिकली जज भी बड़े मजबूर है। तो आप देखिएगा जब इस तरह का जुल्म होता है तो फिर अल्लाह की रहमत आती है, और अल्लाह की रहमत अब बस आने को है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का भी भला होगा, पाकिस्तान का नाम ऊंचा होगा, और उम्मत मुस्लिमा का नाम ऊंचा होगा, और ईरान का नाम ऊंचा होगा, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह स्टेबिलिटी आएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। थैंक यू।